Welcome to this lecture series on Introduction to Matrices। आज ये लेक्चर नंबर 2 है इस सीरीज का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो आज उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो लास्ट लेक्चर तक हम जीरो या नल मैट्रिक्स जो है वो स्टडी कर चुके थे। तो आज हम स्टडी करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अबव या बिलो के सारे एलिमेंट जीरो हों। तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायगोनल है। इस डायगोनल के अबव ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जीरो हैं, है ना। और सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं, इस डायगोनल के अबव एलिमेंट्स जीरो हैं। और अगर यहाँ देखें तो इस केस में डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इस तरह की जो मैट्रिसेस होती हैं ये हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट इसी का सब पार्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट नॉन जीरो हों और बिलो वाले एलिमेंट सारे के सारे जीरो हों। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये डायगोनल हो गया। इस डायगोनल के अबव एलिमेंट नॉन जीरो हमें दिख रहे हैं, है ना। और यहाँ के एलिमेंट हमें सारे के सारे जीरो दिख रहे हैं। ठीक है। तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक अपर साइड में एक हमें ट्रायंगल जो है वो बनता हुआ हम यहाँ पर देख सकते हैं नॉन जीरो एंट्रीज से, है ना। इस केस में भी हम देख सकते हैं। ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे एक्सप्रेस करें अपर ट्रायंगुलर को? तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन टू जे। जब भी आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी उस केस में अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं हमारे, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन करके आएगी। ठीक है। कैसे? सपोज करो मैं इस एलिमेंट की बात करूं, तो मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? अगर हम देखें तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स को सपोज करो ए आई जे से डिनोट करूं, तो आई किसको डिनोट करता है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आई जो है वो रो को डिनोट करेगा और जे जो है वो कॉलम को डिनोट करेगा। तो आई मतलब कौन सी रो में ये एलिमेंट है, तो हमें दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है ना। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, तो ये एलिमेंट सेकंड रो में है। और कौन से कॉलम में है ये फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम। तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है? ए टू वन, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये टू वन पोजीशन पे है ना। और टू हमारा आई का काम कर रहा है और वन हमारा जे का काम कर रहा है। और ये इस कंडीशन को देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि आई जो है वो जे से बड़ा है ना। यानी कि टू जो है वो वन से बड़ा है। तो इस केस में ये जो एलिमेंट है ये क्या है? जीरो है ना। इसी तरह से हम यहाँ का कोई भी जीरो एलिमेंट देख लेंगे तो हम यही देखेंगे कि पोजीशन जो होगी उस जीरो एलिमेंट की, उसमें जो होगा वो आई जो है वो जे से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट इसी का सब पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह ही है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो अबव वाले सारे एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो थे। इसमें बिलो वाले एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होंगे। बिलो किसके? प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके बिलो वाले एलिमेंट नॉन जीरो हो गए और ऊपर वाले एलिमेंट सारे के सारे इसमें जीरो हो गए। ठीक है। तो हमें एक लोअर साइड में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो सेम जैसे हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया था, तो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी इस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? आई इज लेस देन टू जे। ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में क्या था? आई इज ग्रेटर देन टू जे, है ना। इसका जो लॉजिक है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आप इस एलिमेंट की पोजीशन को देखें तो इसकी पोजीशन मिलेगी हमको ए वन टू, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि वन इज लेस देन टू टू, यानी कि आई इज लेस देन टू टू। तो उस पोजीशन पे क्या होना चाहिए? एलिमेंट जीरो, ये जीरो है ना। तो इस तरह से हम
मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे सेम हो। अगर हम यहाँ बात करें, ये दिख रहा है हमें, डायगोनल के एलिमेंट क्या है? सारे के सारे सेम है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, तो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। वैसे ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। अगर हम यहाँ देखें तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे हमें सिक्स दिख रहे हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू जीरो वेन एवर आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, वो कहाँ होता है? डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा के एलिमेंट की बात हो रही है ना, क्योंकि हमको पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है। तो जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, उस केस में ए कितना होना चाहिए? जीरो, है ना। वो हमें यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, है ना। जब भी आई और जे इक्वल नहीं है तो जीरो है, और जब आई और जे इक्वल है तो वैल्यू ए आई जे की ए होनी चाहिए, यानी कि एक कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारी हो गई स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो कब आप दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं? आप दो मैट्रिक्स को तभी इक्वल बोल सकते हैं, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर हमारे पास इक्वल होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमको जो चेक करनी होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स ए और बी लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑर्डर है वो भी 3x3 है और इसका ऑर्डर जो है वो भी 3x3 है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस पोजीशन पे वन है, यहाँ पर भी इस पोजीशन पे वन है, यहाँ पर इस पोजीशन पे जीरो है, यहाँ पर भी इस पोजीशन पे जीरो है। अगर हम यहाँ देखें तो इस पोजीशन पे टू है और इस पोजीशन पे भी टू है। तो यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट की पोजीशन वाइज इक्वल होने चाहिए एलिमेंट, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है इक्वल मैट्रिक्स की, कि अगर ए मैट्रिक्स बी के इक्वल होगी तो बी मैट्रिक्स भी ए के बी मैट्रिक्स भी ए के इक्वल होगी। ठीक है, और अगर ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है और बी मैट्रिक्स सी के इक्वल है तो ए मैट्रिक्स सी के इक्वल होगी। तो ये भी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। तो अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और यहाँ पर दिया गया है इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब हमें पता है कि ए और बी आपस में बराबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से बी के हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं। जैसे बी वन वन, बी वन वन की वही वैल्यू होगी जो ए वन वन की होगी। तो ए वन वन की वैल्यू क्या है? ए वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या वैल्यू दिख रही है हमें? वन। तो यही वैल्यू किसकी होगी? बी वन वन की। इसी तरह से हम बी के सारे एलिमेंट की वैल्यूज को पता करके बी मैट्रिक्स को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज हमको जो चेक करनी है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तभी उनका जो एडिशन है या जो उनका सम है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और करना क्या है? बहुत सिंपल है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। हमको सिर्फ क्या करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि ए का जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है बी के उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ ऐड कर देना है, और ये सारी मैट्रिक्स के लिए करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वही ए और बी का एडिशन होगा। तो इस केस में हमने यहाँ पर सी से उसको दर्शाया है। सी मैट्रिक्स वो है जो ए और बी के एडिशन से हमें प्राप्त हो रही है। तो सी के जो एलिमेंट है वो क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन है। तो ए आई जे की एडिशन किससे हो रही है? बी आई जे की, यानी कि यहाँ पर अगर आई है तो यहाँ भी आई होना चाहिए, यहाँ पर जे है तो यहाँ पर जे होना चाहिए। मतलब अगर हम वन वन की बात कर रहे हैं तो बी वन वन से ऐड करेंगे, टू टू की बात कर रहे हैं तो टू टू से, थ्री टू की बात कर रहे हैं तो थ्री टू से ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास ए जो है वो है वन टू फाइव माइनस थ्री, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो है फाइव सिक्स माइनस टू माइनस एट। तो अब अगर हम ए प्लस बी निकालें तो हमें क्या करना है? कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को हमें ऐड करना है आपस में। तो ए वन वन पे जो एलिमेंट है वो कितना है? वन।
और B11 पे जो एलिमेंट है वो कितना है 5, तो इसकी एडिशन इससे होगी, कितना मिलेगा मेरे को 1 प्लस 5। इसी प्रकार 2 प्लस 6, इसी प्रकार 5 माइनस मतलब 5, सॉरी, तो 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा किससे, -2 से। अगला एलिमेंट -3 ऐड हो जाएगा किससे, -8 से। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर आपको मिलेगा -11। ठीक है। तो एक चीज जो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम है, तभी ऐड हो पाएंगी। और वही ऑर्डर उनके एडिशन का भी होगा, यानी कि ऐड होकर के उसी ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी जो ऑर्डर ए और बी का था। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। पहली, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप इसको बोल सकते हो, कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि ए को बी में जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, दोनों इक्वल आएगा। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी प्लस सी, पहले अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें यहाँ पर, तो बी और सी दो मैट्रिक्स है हमारे पास, टोटल में हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, ए बी और सी। तो पहले हमने बी और सी को ऐड किया, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो जो यहाँ से ऐड होकर के आया उसको हमने ए में ऐड किया, है ना, और यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स कुछ मिल जाएगी। सिमिलरली हमने फिर उसके बाद क्या करा, हमने ए और बी को इस बार पहले ऐड कर लिया, हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, उसको हमने सी में ऐड करना है और यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक। तो अब एक यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाया गया है कि दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करना है। तो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स ए हो गई, ये मैट्रिक्स बी हो गई। तो ऐड करना हमने लास्ट स्लाइड में अभी हमने चेक करा था कि ए और बी को ऐड करने के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो अगर आप यहाँ देखें, हमें इसको ऐड करना होगा 1 में, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, है ना। इसी तरह से आप सारे एलिमेंट को ऐड करके मैट्रिक्स सी को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए। यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को एक जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को हम जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों, और उस मैट्रिक्स को अगर हम ए में ऐड करें या जीरो मैट्रिक्स में हम ए को ऐड करें तो दोनों ए के इक्वल आएंगे। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी कि अगर हम ए मैट्रिक्स में माइनस ए को ऐड करें, ए मैट्रिक्स में माइनस ए को ऐड करें तो हमें जीरो मैट्रिक्स जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स का हमने सब्ट्रैक्शन जो है वो दिखाया हुआ है कि दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मान लिया हमें ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और हमें ऑब्टेन करना है ए माइनस बी। तो उसका तरीका क्या है, हम यहाँ पर हेल्प लेंगे एडिशन की ही, क्योंकि हमें ऐड करना तो आ गया। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी। ठीक है, हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे, यही हमारा इक्वल होगा ए माइनस बी के, क्योंकि हमें ऐड करना तो आ चुका है। तो जब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, यहाँ पर बीच में एक स्टेप हमने जो है वो लिखा नहीं हुआ है, वो ये स्टेप मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेना है, फिर प्लस लगाना है, और फिर नेगेटिव में बी मैट्रिक्स को लिख लेना है। तो बी मैट्रिक्स हमारी ये है, तो बी मैट्रिक्स का नेगेटिव यानी कि हर एक एलिमेंट को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना मिलेगा, -1 -2 0 -1 0 -8। ठीक है। इस तरह से जो मैट्रिक्स आएगी उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स ए और बी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। की मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि एक एलिमेंट हमने लेना है
एक एलिमेंट नहीं, एक नंबर है के, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम इसको क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो एक हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म में है किसी बहुत सारे नंबर्स का, है ना। तो नंबर्स का जो स्ट्रक्चर है उसको तो हमने मैट्रिक कह दिया, और जो एक सिंगल नंबर है उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर स्केलर, और उसको हम के से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये के से हम डिनोट कर रहे हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है। स्केलर क्वांटिटी क्या हुई, एक पर्टिकुलर कोई नंबर। ठीक है, नंबर हो सकता है, या कोई मतलब आपका कोई फंक्शन हो सकता है, या कोई वेरिएबल भी हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो सिर्फ एक सिंगल होगा, वो किसी स्ट्रक्चर, वो किसी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होगा। ना रो मैट्रिक्स हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, या कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, सिर्फ एक एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी के। ठीक है, तो उसका हमने नाम दे रहे हैं स्केलर। तो उस स्केलर से किसी मैट्रिक्स ए को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें कुछ नहीं करना, उस मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई हमें करा देना है। ठीक है, तो वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑब्टेन हो जाएगा के और ए का। ठीक है, मीन्स के, और यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी भी है, के ए इज इक्वल टू ए के। मतलब आप स्केलर के की मल्टीप्लाई ए से लेफ्ट साइड से कराओ या राइट साइड से कराओ, दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, अगर हमारे पास के की वैल्यू 4 है और ए मैट्रिक्स की वैल्यू इतनी है, तो क्या हम के ए निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से हमें करानी होती है। तो मैट्रिक्स का जो सबसे पहले हम यहाँ स्केलर लिख लेते हैं 4। के की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है तो 4 लिख लिया। मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 -1 2 1 2 -3 4 और 1। अब क्या करना है, इस 4 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से करा देनी है। तो 4 3 जा 12, और इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के एंड ए। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर ये सॉल्व किया है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या बोलना चाह रही है, एक एक को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, के ए प्लस बी इक्वल्स टू के ए प्लस के बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर हम उनको ऐड करें और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें के से, या हम पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए का के से कर दें और बी का भी के से कर दें और दोनों को बाद में ऐड करें, तो दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये बोल रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि के और जी दो स्केलर हो गए, यहाँ पर हमारे पास दो स्केलर है, हमारे पास के और जी, और उनकी मल्टीप्लाई हमने ए से कराई। ठीक है, या फिर हम ये करें कि पहले के की मल्टीप्लाई ए से करा दें और जी की मल्टीप्लाई भी ए से करा दें, फिर दोनों को ऐड कर दें, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और एक स्केलर है के, तो पहले ए और बी की आपस में मल्टीप्लाई करा दी, और मल्टीप्लाई कराने के बाद के स्केलर से मल्टीप्लाई किया, या हम पहले के स्केलर की मल्टीप्लाई ए से करा दें और फिर उसकी मल्टीप्लाई बी से करा दें, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। या तीसरा केस, हम ए मैट्रिक्स को ऐसे ही रहने दें और के जो स्केलर है उसकी मल्टीप्लाई बी से करा दें, और जो मैट्रिक्स हमको मिले उसकी मल्टीप्लाई हम ए से करा दें, तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। इसको आप आसानी से ए और बी कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको आप चेक कर सकते हैं। एक और है लास्ट, कि अगर हम दो हमारे पास स्केलर हो गए के और जी, और एक मैट्रिक्स ए हो गई, तो जी स्केलर की मल्टीप्लाई ए से कराएं और उसके बाद हम के स्केलर की मल्टीप्लाई कराएं, या के और जी स्केलर को पहले ही आपस में मल्टीप्लाई करा दें और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई ए से कराएं, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी हमारी सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि अब दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि किसी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, लेकिन अब दो मैट्रिक्स हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम यहाँ पर ये
चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में पॉसिबल है भी या नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम दोनों मैट्रिक्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है उनके हम ऑर्डर को डिस्कस करके यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में किस तरह कंपैटिबल होती हैं या नहीं कंपैटिबल होती मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। कि अगर हमें ए और बी की मल्टीप्लाई करा करके ए इंटू बी ऑब्टेन करना है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी, तभी जो है मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंपैटिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 3 है और इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 1 है। तो सेकंड जो नंबर होता है ये इस m इंटू एन से हम इसको जो है दर्शाते हैं ना, तो सेकंड नंबर कॉलम को दर्शाता है। तो ए में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, और बी क्या है, 3 क्रॉस 1 की ऑर्डर है, तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो रो को दर्शाता है। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो गई, 3। तो इसकी नंबर ऑफ ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कंपेटिबल है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, वो हमको 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मिलेगी। कैसे, आप कुछ मत करो, आप इसके लिए ये टेक्निक को ध्यान रखो कि जो कॉमन है उसको हटा दो। तो 3 और 3 यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर जो बचा वो 1 क्रॉस 1 बचा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। तो सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 5 है, और कोई मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस सॉरी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बी का 5 क्रॉस 3 है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल है भी या नहीं। कंपैटिबिलिटी के लिए ए में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5, बी में नंबर ऑफ रो कितनी है, 5, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गए बी के नंबर ऑफ रो के, तो मतलब कंपैटिबल है। तो जो मैट्रिक्स आएगी, मान लिया मल्टीप्लाई करके सी मैट्रिक्स हमको मिल रही है, उसका ऑर्डर कितना होगा, तो हमको क्या याद रखना है कि हमें कॉमन वाले को हटा देना है। तो 5 को हटा करके कितना मिला, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो सी का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और कल हम कुछ मैट्रिसेस के एग्जाम्पल लेकर के उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। थैंक यू।